स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्यास्य पाठक्रमे अस्माकं पाठः प्रवर्तते। रचनानां वर्जनीयाः ये वर्णाः भवन्ति तेषां विषये। तर्हि तत्र कदाचित् स्ववर्ग्यानन्तर्यं यत्र आयाति अथवा स्वानन्तर्यं यत्र आयाति तादृश स्वानन्तर्यागमनेन प्रयुज्यमानं यत् अश्रव्यत्वं भवति तत् प्रतिबध्यते। तत्र प्रतिबन्धकं किमस्ति? तत्र प्रतिबन्धकमस्ति गुरुरुच्चारणं। तयोः मध्ये जिन दो वर्णों के मध्य में, मतलब जिन दो वर्णों की कारण अश्रव्यता हो रही है उन दो वर्णों के मध्य में गुरु उच्चारण का होना, ठीक है, गुरु का व्यवधान हो जाना, गुरु का व्यवाय हो जाने से अश्रव्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकरण में हमारा पाठ चल रहा है। तो वहां पर आज का जो पाठ है वो प्रारंभ होगा। एवं त्र्यादीनां संयोगोपि प्रायेण अश्रव्यः, माने संयुक्ताक्षरों का जो प्रयोग होता है वह अश्रव्यता का आपादक होता है, ठीक है। लेकिन दो का ही संयोग होने से अश्रव्यता आ जाती है। तो अब आप सोचिए कि अगर त्र्यादीनाम माने दो से अधिक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनका जो संयोग है वो क्या करता है? अश्रव्यता का आपादन करता है वाक्य में, ठीक है। एवं त्र्यादीनां संयोगोपि प्रायेण अश्रव्यः यथा राष्ट्रे तवुष्ट्र्यः परितश्चरन्ति। किसी राजा को कोई बोल रहा है, उसका सेवक, स्वामी आपके राज्य में परितः उष्ट्रयश्चरन्ति, ठीक है। उष्ट्रयः नाम ऊँटनी जो होती है स्त्री, उसको उष्ट्री कहेंगे। उसके प्रथमा के बहुवचन में उष्ट्रयः ऐसा रूप बनेगा। तो तव राष्ट्रे उष्ट्रयः परितश्चरन्ति, ऐसा कोई देश है जहाँ पर खूब सारे ऊँट घूमते रहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में प्रायः इनका बाहुल्य होता है। तो यहाँ पर देखिए दो बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर तीन व्यंजन वर्णों का संयोग है। राष्ट्रे में भी देखिए शकार टकार रकार, एतत् तृतीय संयोग है ना। शकार टकार रकार तृतीय संयोग है। राष्ट्र शब्द में भी देखिए जो सप्तम्यंत शब्द है और उसके बाद जो प्रथमांत पद है कर्तृपद उष्ट्रयः, उसमें भी शकार टकार और रकार त्रय संयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अनेक व्यंजन वर्णों के संयोग हैं, अनेक माने दो को नहीं लेना है, दो से अधिक, वो भी क्या होते हैं? वो और अधिक अश्रव्यता का आपादन वाक्य में कराते हैं, ठीक है। इत्येवमादयः श्रुतिकाटवभेदाः अन्येपि अनुभवानुसारेण बोध्याः। हमारे अनुभव में तो इतने ही श्रुति काटव के भेद आए, श्रुति कटुता इतने प्रकार की हमें समझ में आई। अब आप लोगों को अगर और कोई अनुभव होता है तो आप लोग उनको भी अपने अनुभव के प्रमाण से, अनुभव के बल से उनको मान सकते हैं। लेकिन यह है कि केवल आपको अनुभव नहीं होना चाहिए उस अनुभव में, क्योंकि एक व्यक्ति का जो अनुभव है वो तो मिथ्या रूप भी हो सकता है। तो मिथ्या ज्ञान पर कोई सिद्धांत नहीं बनता है ना। तो भूयान जो अनुभव है, माने अधिक लोगों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आप और भी श्रुति कटुता के भेदों को मान सकते हैं काव्य में, ठीक है। जिनके कारण रस प्रतीति क्या होती है? वंध्या होती है, ठीक है। ऐसे और भी अन्य प्रकार की अश्रव्यता आप अपने अनुभव के आधार पर मान सकते हैं, ठीक है।
अब एक दूसरे प्रकार की अशब्दता को यहाँ से ये बताएंगे। अथ दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सकृदपि अश्रव्यम असकृत्तु सुतराम। हाँ, कहीं पर भिन्न पद में आ जाए संयोग अगर, है ना, तो क्या होता है, एक बार भी अगर उसका प्रयोग हो भिन्न पद में तो वो सुतराम अश्रव्यम भवति। तो वो हाँ, सकृदपि अश्रव्यम असकृत्तु सुतराम अश्रव्यम। एक भिन्न पद में अगर क्या हो, जैसे भी तो बताया ना, दीर्घ का व्यवाय हो जाने पर, गुरु का व्यवाय हो जाने पर जो अश्रव्यता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये एक पद की बात है। अगर भिन्न पद में कोई संयोग आता है, ठीक है, तो जैसे अभी आया था ना, तत्तत् तुरगतांडवैहि, तो वहाँ पर अश्रव्यता समाप्त हो गई थी, क्योंकि एक ही पद में क्या हो रहा है, दीर्घ गुरु का व्यवाय होने पर संयोग आ रहा है ना, माने आनंतरी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि संयोग जो है वो भिन्न दूसरे पद में रहने वाला होता है और वो दीर्घ के बाद भी हो तो भी क्या होता है, वो अश्रव्य होता है ना। और अगर उसका बार बार प्रयोग करते हैं तब तो वो नितराम अश्रव्यम भवति। तो पहले का उदाहरण दे रहे हैं ये, हरिणी प्रेक्षणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते सेवितम सर्वसंपद्भि अपि तद् भवनम वनम। अगर कोई भवन ऐसा है जिसमें गृहिणी दिखाई नहीं देती है, कोई स्त्री नहीं दिखती है, तो वो जो घर है वो वन के समान है ना, एकदम जहाँ पर कोई भी प्रमोद नहीं है, कोई भी हर्ष नहीं है, उत्सव नहीं है, तो वन के समान क्यों है। यद्यपि सर्वसंपत्त वहां पर हैं, वन में तो सर्वसंपत्त नहीं होती हैं, तो सर्वसंपत्त भी सेवितम सत् किंचित भवनम वनम कथम भवितुमर्हति। अगर सारी संपत्तियां किसी घर में हैं, खूब बड़ा घर है, गाड़ी है ना, सब सारी, कोई विषमता नहीं है किसी प्रकार की, है ना, सारी सुख सुविधाएं हैं जहाँ पर हैं, लेकिन एक नहीं है कि वहाँ पर कोई स्त्री नहीं है, कोई गृहिणी नहीं है, तो वो घर कैसा हो जाता है, तद भवनम वनम भवति। और वो गृहिणी कैसी होनी चाहिए, लेकिन तो उसके लिए बोलते हैं हरिणी प्रेक्षणा, ठीक है, हरिणी प्रेक्षणे एवं प्रेक्षणे यस्याह सा हरिणी प्रेक्षणा, ठीक है। मृगाक्षी स्त्री अगर जिस घर में नहीं है, अब मृगाक्षी का मतलब यहाँ पर यही नहीं है कि सुंदर स्त्री ही होनी चाहिए घर में, यहाँ पर है आचरणशील जो स्त्री है ना, गुणशालिनी जो है, कुलीना, अगर वैसी स्त्री किसी के घर में नहीं है तो वो घर सभी संपत्तियों से सेवित होता हुआ भी वन के समान उपादेय नहीं होता, भोग्य नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हरिणी शब्द जो है वहाँ पर नकार में दीर्घ है ना, दीर्घ इकार है, उसके बाद क्या आ गया है, संयोग आ गया है पकार और रकार का। तो क्या बोलेंगे, दीर्घ निरूपित अनंतर किस में आ रहा है, पकार रकार द्वय संयोग, नारायण, पकार रकार द्वय संयोग में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं वो सकृदपि अश्रव्य होते हैं, ऐसे प्रयोग काव्य में नहीं करने चाहिए। और अगर आप एक से अधिक करते हैं तब तो अधिक अश्रव्य हो जाते हैं वो, ठीक है, भिन्न पदों में, लेकिन ठीक है। एक पदगतस्य तु तथा नाश्रव्यम। हाँ, अगर एक पद में ही इस प्रकार दीर्घ के बाद यदि संयोग आता है तो वह उस प्रकार से अश्रव्य नहीं होता। देखो ये सब अनुभव की बातें हैं। जब अधिक सहृदयों को काव्य सुनाया गया, बहुत सारे काव्य सुनाए गए, और उन काव्यों के जो प्रयोग आए, उन प्रयोगों के आधार पर निश्चय किया गया कि किस प्रयोग को सुनने के बाद सहृदयों का जो वदन भंगिमा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। माने मुख होता है ना, कभी हम कुछ ऐसे श्रुति कटु वाक्य सुनते हैं तो हमारा जो मुख के भाव होते हैं वो बदल जाते हैं, है ना। तो ये परीक्षण की हुई बात है, उस परीक्षा के आधार पर ऐसा बोला जा रहा है
कि एक पद में जब दीर्घ स्वर के बाद संयुक्ताक्षर होता है तो उस प्रकार की श्रव्यता नहीं होती है। यथा उदाहरति जाग्रता विचितः पंताः शात्रवाणां वृथोद्यमः। शात्रवाणां शत्रुरेव शात्रवः तेषां शात्रवाणाम् अर्थात अरीणां शत्रूणां पंथाः विचितः अन्विष्टः है ना, खोज लिया गया है। शत्रुओं का जो मार्ग है सह पंथाः विचितः केन विचितः त्वया जाग्रता है ना। शत्रु लोग क्या चाह रहे थे कि तुम्हें किसी रहस्यमय उपाय से परास्त करना चाह रहे थे, लेकिन तुम बहुत सावधान थे, जागृत थे, तो तुमने उनका जो मार्ग था, जो उपाय था, उसको जान लिया है अपनी सतर्कता के कारण, सावधानता के कारण। तो कोई राजा को बोल रहा है, कोई सेवक, कोई चाटुकार, कि त्वया जाग्रता अयम पंथाः विचितः अतः तेन किम, उससे क्या हो गया? तो बोले शात्रवाणाम उद्यमः वृथा, उससे जो शत्रुओं का उद्यम था, व्यापार था, वो व्यर्थ हो गया। वो जो इतने दिन से प्लानिंग कर रहे थे तुम्हें मारने की, वो व्यर्थ हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ है इस वाक्य का। परंतु अत्रस्माभिः किं द्रष्टव्यं तन्नाम प्रथम पदे पश्यन्तु जाग्रता इति शत्रन्ते पदे तृतीयायाः एकवचने इदं शत्रन्तं पदं निर्मितं भवति जागृ धातोः। तो जाग्रता यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर क्या है? दीर्घ स्वर है ना। उस दीर्घ के तुरंत बाद क्या है? गकार और रेफ का संयोग है ना। तो गकार और रेफ इन दोनों का जो संयोग है उसमें दीर्घ निरूपित आनंतर्य आ रहा है, तो यहाँ पर अश्रव्यता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने बताई है ना हरिणी प्रेक्षणा यत्र गृहिणी इत्यादि में। तो बोले नहीं, यहाँ पर दोनों में भेद है। हरिणी प्रेक्षणा इत्यादि स्थल में जो दीर्घ निरूपित अनंतर्य संयोग में आ रहा था, वहां पर संयोग जो था वो भिन्न पदगत था। देखो वहां पर पंक्ति भी देखिए आप, क्या है? भिन्न पदगतस्य संयोगस्य। तो संयोग सामान्य का निरूपण वहां पर नहीं कर रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं संयोग का, भिन्न पदगतस्य संयोगस्य। देखा आपने हरिणी एक, यद्यपि समास होने पर तो एक ही शब्द बन जाएगा, लेकिन शक्तम पदम इस लक्षण के आधार पर विचार करें तो हरिणी एक स्वतंत्र पद है, प्रेक्षणा जो है वो एक स्वतंत्र पद है ना, उसका अर्थ है नेत्र। तो वहां पर भिन्न पदगत है संयोग। ठीक है, तो वहां पर तो अशब्दता होगी, लेकिन जब एक ही पद में दीर्घ स्वर के बाद कोई संयुक्ताक्षर आता है, कोई संयोग रहता है, तो उसके रहने पर अश्रव्यता नहीं होती। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जाग्रता एक शब्द है, अभिन्न एक ही पद है, उसमें दीर्घ निरूपित आनंतर्य संयोग में आ रहा है, माने गकार रेफ घटित जो संयोग है उसमें आनंतर्य आ रहा है, तादृश दीर्घ निरूपित। लेकिन उस प्रकार के आनंतर्य के रहने पर भी अश्रव्यता नहीं होगी, क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं होता है। ठीक है, अब एक और संयोग होता है। संयोग भी दो प्रकार के होते हैं ना, अगर आपको याद हो ना, तो थोड़ा गुण निरूपण के प्रकरण में ही बताया था कि परसवर्णकृत जो संयोग होता है उससे अश्रव्यता नहीं आती है, ये बताया था उस समय। और वहाँ पर आचार्य ने प्रतिज्ञा भी की थी कि अश्रव्यता हम आगे बताएंगे, है ना। क्यों परसवर्णकृत जो संयोग होता है वो अश्रव्य नहीं होता, ये बताएंगे आगे, है ना। वो उदाहरण आया था ना, पल्लव इत्यादि उदाहरण आया था कुछ। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दो प्रकार के संयोग होते हैं, एक तो प्रेक्षणा इत्यादि में जो नैसर्गिक संयोग है, और एक होता है परसवर्णकृत संयोग। ठीक है, परसवर्ण से संयोग आता है कहीं पर। परसवर्ण एक विधि है व्याकरण शास्त्र की, जो अनुस्वार को प्रायः होती है। ठीक है, वापदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परसवर्णः इत्यादि सूत्र हैं उसके। तो वो एक नियम, वो विधि है एक, है ना, शब्द शास्त्र की। तो उस विधि से निष्पन्न जो संयोग होगा, है ना,
उसके रहने पर तो अश्रव्यता नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी भाई? एक सामान्य संयोग है, एक पर सवर्णकृत संयोग है, दोनों संयोगों में भेद क्या है? तो बोलते हैं परसवर्णकृतस्य तु संयोगस्य सर्वथा दीर्घात भिन्न पदगतत्वाभावात्, है ना। प्रायः ऐसा होता है कि वो जो परसवर्णकृत संयोग होता है वो दीर्घ से भिन्न पद में नहीं होता, है ना। जिस पद में दीर्घ है उसी पद में प्रायः वो उसी पद का अंश वो होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, यानी वो जो संयोग होता है वो उसी पद का होता है जिस पद में दीर्घ है प्रायः, है ना। तो और दूसरी बात ये है कि वो मधुर होता है ना। सामान्य संयोग की अपेक्षा परसवर्ण निष्पन्न जो संयोग होता है वह मधुर होता है, उसमें माधुर्य होता है उसकी श्रुति में, है ना। तो उस प्रकार के संयोग के रहने पर अर्थात पर सवर्णेन निष्पन्नस्य संयोगस्य सद्भावे अश्रव्यत्वं तथा न भवति यथा सामान्य संयोग सद्भावे जायते। तो आनंतर्यम न मनाक अपि अश्रव्यम, बिल्कुल भी अश्रव्यता नहीं होती है। ठीक है, जब पर सवर्णकृत संयोग में दीर्घानंतर्य आता है तब। ठीक है, तो इससे हरिणी प्रेक्षणा से इसमें अंतर है। अब देखिए, है ना, वहां पर जो प्र संयोग है ना वो पर सवर्णकृत नहीं है, वो सहज है। तो अब यहां पर ये उदाहरण देते हैं। इन्होंने पहले एक उदाहरण दिया था ना, तान तमाल तरुकांति लंघिनी किंकिरी कृत इत्यादि, उसी उदाहरण को यहाँ पर ये इसकी अश्रव्यता के अभाव का उदाहरण देंगे। देखिए, तो वहां पर तो इन्होंने अनुस्वार करके ही दिखा दिया था, क्योंकि देखिए क्या होता है, पदांत में जो अनुस्वार होता है वह वो विकल्प से होता है, वैकल्पिक विधि है वो, है ना, वह पदांत से सूत्र से। इसलिए दोनों प्रकार से श्लोक आप अगर लिख रहे हैं तो दोनों प्रकार से उसमें लिख सकते हैं आप। तान तमाल भी लिख सकते हैं और ताम तमाल तरुकांति लंघिनी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने अनुस्वार में ही बताया था श्लोक ताम तमाल तरुकांति लंघिनी। अब यहाँ पर बता रहे हैं उसको परसवर्ण करने के बाद। तो अनुस्वार का परसवर्ण जो होगा वो अनुनासिक ही होना चाहिए, क्योंकि अनुस्वार जो है वो उसकी नासिका उच्चारण स्थान है, और उधर जो तकार है उसका सवर्णी अनुनासिक कौन होगा? तो नकार होगा। तो इस प्रकार से नकार होता है। ठीक है, अनुस्वार को नकार आदेश हो जाता है, परसवर्ण नकार हो जाता है। तो क्या बन जाता है? तांत। ठीक है, तांत इस प्रकार से रूप बनता है। इसमें देखो आपकी पुस्तक में लिखा है तांतमाल तरुकांति इत्यादि पद्ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तांत। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ता ये दीर्घ स्वर है, तन्निरूपितानंतरी किसमें आ रहा है? नकार तकार घटित संयोग में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी क्या होना चाहिए? अब और हाँ, तांतमाल में तो पदभेद भी है, भिन्न पद भी है ना। तो क्या होना चाहिए इसमें? अश्रव्यता होनी चाहिए, लेकिन अश्रव्यता नहीं होती है। वही बता रहे हैं कि तान ताम इत्यत्र नीम इत्यत्र च परसवर्णस्य पूर्वपदभक्ततया न संयोगो भिन्न पदगतः। देखिए यहाँ पर जो संयोग है वो भिन्न पदगत नहीं है। जिस संयोग में, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस संयोग में दीर्घ निरूपितानंतर्य आ रहा है वो संयोग जो है वो भिन्न पदगत नहीं है। अगर वैसा होता तो जाकर के श्रव्यता होती। भिन्न पदगत क्यों नहीं है भाई? तो बोलते हैं देखो, परसवर्ण जो हुआ है नकार, वो भी तो संयोग का घटक है। वो जो नकार है वो किसके स्थान पर हुआ है? वो किसको हुआ है?
स्थानीय कौन है उसका, तो उसका स्थानीय है अनुस्वार। और वो अनुस्वार किसका अवयव था, तो बोले पूर्व पद का अवयव था, है ना। ताम इस द्वितीयांत पद का अवयव था वो। तो वही बोल रहे हैं कि जो परसवर्ण है उस परसवर्ण के पूर्व पद के अवयव होने के कारण यहाँ पर जो संयोग है वो सर्वथा भिन्न पदगत नहीं है। बोला था ना सर्वथा भिन्न पदगतत्वाभावात, ऐसे तो भिन्न पद बन सकता है लेकिन सर्वथा उसमें भिन्न पद नहीं है। मतलब अगर आप परसवर्ण नहीं करेंगे अनुस्वार को तो आगे नकार तकार का संयोग नहीं होगा। इसीलिए सर्वथा जो संयोग है वह भिन्न पदगत नहीं है। इसीलिए ता इति दीर्घ निरूपितानंतर्यम संयोगे यदा याति सह संयोगः सर्वथा भिन्न पदगतः नास्ति इति कृत्वा तदानंतर्यम यदस्ति तेन अश्रव्यत्वं न जायते। इसलिए उस आनंतर्य से अश्रव्यता नहीं होगी क्योंकि वह जो संयोग है वो सर्वथा भिन्न पदगत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, प्रत्येकं संयोग संज्ञा इति पक्षेपि भिन्न पदगतः संयोगो न दीर्घा व्यवहितपरः। हाँ, अब भिन्न पद घटक बनाना चाह रहे हैं, है ना। तकार को भिन्न पद घटक बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए संयोग संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो व्याकरण का सूत्र है पाणिनि का हलोनंतरा संयोगः। ठीक है। अच से रहित जो हलवर्ण है उनका संयोग संज्ञा होती है। ठीक है। तो अभी नकार और तकार ये दो वर्ण हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि नकार तकार समुदाय की संयोग संज्ञा कही है पाणिनि ने, उनको अविष्ट है, अथवा प्रत्येक की संयोग संज्ञा अविष्ट है। ठीक है। ऐसे भाष्यकार ने दो वहाँ पर पक्षों का उपस्थापन किया है। ठीक है। समुदाय की संयोग संज्ञा वाला जो पक्ष है वो सिद्धांत पक्ष है वहाँ पर, लेकिन इस प्रकार से वहाँ पर दो पक्ष उठाए गए हैं भाष्य में, हलोनंतरा सूत्र के भाष्य में, कि प्रत्येक हलवर्ण की संज्ञा हो अथवा समुदाय की संयोग संज्ञा हो। ठीक है। तो प्रत्येक हलवर्ण की संज्ञा इस पक्ष में नकार भी संयोग है और तकार भी संयोग कहलाएगा। ठीक है। नकारोपि संयोगः तकारोपि संयोगः संयोग संज्ञकः। और द्वितीय जो पक्ष है सिद्धांत पक्ष, उसके अनुसार नकार तकार समुदाय संयोगः, है ना। नकार तकारो संयोगः, नकार तकार का जो समुदाय है उसकी संयोग संज्ञा होगी। ऐसे दो पक्ष हैं। ठीक है। तो बोलते हैं कि चलिए ठीक है, नकार रूप में तो आपने क्या कर लिया, संयोग को आपने भिन्न पदगत नहीं माना, लेकिन जो त रूप संयोग है ना, तांत न तो में जो त रूप, क्योंकि बताया ना अगर हम प्रत्येक हलवर्ण की संयोग संज्ञा माने संयोग के जो घटक हैं वहाँ पर जितने भी अच से रहित जो हलवर्ण हैं उनमें प्रत्येक हलवर्ण की यदि हम संयोग संज्ञा माने तो नकार की भी संयोग संज्ञा होगी, तकार की भी होगी। उस स्थिति में तकार रूप जो संयोग है ना, उसमें तो भिन्न पद घटकत्व तो आएगा ही ना। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि संयोग न भिन्न पदगतः, समझ में आया। देखिए ता ये दीर्घ है, नकार है संयोग, तकार है संयोग, तो नकार तो भिन्न पदगत नहीं है, लेकिन तकार रूप जो संयोग है, अगर आप ये बात कब आएगी जब हम प्रत्येक हलवर्ण की संयोग संज्ञा वाले पक्ष को मानेंगे तब। तो उस स्थिति में तकार रूप जो संयोग है वो तो तमाल का है ना, तकार, तो वो तो भिन्न पदगत हो गया संयोग, तकार रूप जो संयोग है। तो आप जो कह रहे हो कि न संयोगः सर्वथा भिन्न पदगतः, ये कैसे होगा, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर आप तकार रूप संयोग को लेकर के उसको आप भिन्न पदगत मानोगे तो वहाँ पर तो क्या है, नकार का व्यवधान हो जाएगा ना।
तो हमने तो दो बात बोली हैं कि दीर्घ से अव्यवहित पर होना चाहिए संयोग, ठीक है, और भिन्न पदगत होना चाहिए। तो भिन्न पदगत ना हो, ठीक है, तो आपने बताया कि भिन्न पदगत हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए, वो जो संयोग है तकार रूप संयोग, वह दीर्घ से अव्यवहित पर नहीं है। दीर्घ से अव्यवहित पर का अर्थ क्या है? दीर्घ और उस संयोग के मध्य में कोई और व्यवधान किसी अन्य वर्ण का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके मत के अनुसार अगर आप तकार रूप संयोग को मानेंगे और फिर कहेंगे कि संयोग भिन्न पदगत है, तो यहाँ पर अश्रव्यता होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर तो प्रवृत्ति नहीं होगी इस नियम की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दीर्घ आ, ता में जो आ है, ता, उस और तकार के मध्य में नकार का जो वर्ण है ना, उसका व्यवधान आ रहा है ना, तो वह तो अव्यवहित पर होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कोई दोष की संभावना नहीं है। माने प्रत्येकम संयोग संज्ञा इति पक्षेपि भिन्न पदगता संयोगो न दीर्घाव्यवहित पर। आप जिस प्रत्येक वर्ण की, हल वर्ण की संयोग संज्ञा वाले पक्ष को लेकर के भी अगर तकार रूप संयोग को भिन्न पदगत मानेंगे, तो उसके भिन्न पदगत होने पर भी वह दीर्घ से अव्यवहित पर नहीं है, इसीलिए वहां पर अश्रव्यता नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने दोनों पक्षों में ही नहीं होगी, ठीक है। समुदाय पक्ष में तो हो ही नहीं रही है, पहले बता ही दिया, और प्रत्येक हल वर्ण की संयोग संज्ञा करेंगे उस पक्ष में भी यहाँ पर जो है संयोग इसकी आनंतरी के होने से अश्रव्यता नहीं आ रही है, ठीक है। दीर्घानंतरी के आने पर अश्रव्यता नहीं आ रही है, ठीक है। अब एक और प्रश्न होता है कि इसी पद्य में तृतीय चरण में एक शब्द आता है नवाम्बुद इत्यादि, ठीक है। तो उसको लेकर के बोल रहे हैं नवाम्बुदे इत्यत्र तु एकादेशस्य पदद्वय भक्ततया दीर्घाद भिन्न पदगतत्वे सति अव्यवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णकृतस्य संयोगस्य भवति। अच्छा देखिए, तो अब यहाँ तक ये बात हो गई कि जिस संयोग में दीर्घ से अव्यवहित उत्तरत्व होता है ना, और भिन्न पदगतत्वाभाव होता है, वहीं पर अश्रव्यता का अभाव होता है, अन्यत्र सभी जगह होती है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं नवाम्बुद इस समस्त पद में, ठीक है। नवश्चासु अम्बुदः नवाम्बुदः, इस प्रकार का समास करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, वा में जो दीर्घ है ना वकार में, उसके बाद म और ब का क्या है, संयोग हो रहा है। तो अब यहाँ विचार करना चाहिए कि आपने जो स्थिति बताई वो स्थिति यहाँ पर परसवर्णकृत जो संयोग है उसकी नहीं बन रही है, ठीक है, वो भिन्न पदगत है, ठीक है। नवाम्बुद इत्यत्र एकादेशस्य, अच्छा समास होने पर भी हुआ क्या है कि नव शब्द एक है समस्त का समास का घटक, और अम्बुद शब्द एक है। तो नवाम्बुद जब समास होगा तो अम्बुद शब्द का जो अकार है और बकारोत्तरवर्ती जो अकार है उनमें दीर्घ एकादेश हो जाएगा अकस्वर्णे दीर्घ से, ठीक है। तो नवाम्बुद ऐसा रूप बनेगा विभक्ति का लुक होने के बाद। हाँ, तो इत्यत्र एकादेशस्य दीर्घरूपस्य पदद्वय भक्ततया। अच्छा, अब इसमें भी एक सूत्र है अंतादिवच्च, है ना। वो सूत्र क्या करता है कि जो भी एकादेश होते हैं वो पूर्व पद के अंतावयव के समान होते हैं और परावयव के आद्यवयव के समान होते हैं, ठीक है। माने उस एकादेश में पूर्व पदावयवत्व भी रहता है और पर पदावयवत्व भी रहता है, ठीक है। जैसे नवाम्बुद इस स्थल में जो आकार रूप दीर्घ एकादेश हुआ है उसमें
नव पदावयवत्व भी रहेगा और अम्बुद पदावयवत्व भी रहेगा। ठीक है, तो पदद्वय भक्ततया भक्तम नाम अवयवत्वम, ठीक है, भक्तो नाम अवयवः, तो वो दो पदों का अवयव होने के कारण, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, दीर्घात भिन्न पदगतत्वे, उसमें दीर्घ से भिन्न पद में भी रह रहा है वो जो संयोग है, और अव्यवहितोत्तर भी हो रहा है वो संयोग, मकार और वकार का जो संयोग है, देखिए ऐसा यहाँ पर परसवर्णकृत संयोग हो रहा है। ठीक है, और हाँ ये भी समझ लीजिए कि अम्बुद शब्द में भी जो मकार और मकार जो आया है वो परसवर्णकृत संयोग ही है। ठीक है, वो प्रक्रिया है। तो परसवर्णकृत संयोगस्य भवति, तो यहाँ पर तो क्या होनी चाहिए, श्रव्यता होनी चाहिए। तो इसमें बोलते हैं, समाधान देते हैं कि यद्यपि यहाँ पर दीर्घ से अव्यवहित उत्तर में परसवर्णकृत संयोग आ रहा है और वो भिन्न पदगत भी है, फिर भी यहाँ पर क्या है, भिन्न पदगतत्वम एक पदगत भिन्नत्वम विवक्षितम। यहाँ पर जो भिन्न पदगतता है वो अलग प्रकार की है। यद्यपि यहाँ पर ये दो पद हैं, नव शब्द अलग है और अम्बुद शब्द अलग है, लेकिन फिर भी ये समास में होने के कारण, ठीक है, समास होने के कारण क्या हो गया है, एक पद हो गया है। नवाम्बुद जो शब्द है वो एक पद हो गया है। इसीलिए वो जो आप भिन्न पदत्व का आपको ज्ञान हो रहा है ना, इसमें वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वस्तुतः एक पदत्व ही है। उस अब घटक समास के घटक के रूप में है ना, समास के अवयव के रूप में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भिन्न पद आपको दिखेंगे, लेकिन वैसा वहाँ पर अगर समास की दृष्टि से देखें तो वो एक ही पद है। ठीक है, तो भिन्न पदगतत्वम अत्र एक पदगत भिन्नत्वम, एक पद में ही वहाँ पर भिन्नता रह रही है, वस्तुतः वहाँ पर पद भेद नहीं है, पद तो वहाँ पर एक ही है। ठीक है, माने प्रक्रिया दशा में वहाँ पर भेद रहेगा, वास्तविक भेद वहाँ पर समास होने के बाद पद में नहीं है। तो भिन्न पदता जो है वो यहाँ पर आभासित हो रही है आपको, भिन्न पदता नहीं है। तो इस पूरे पद्य में कहीं पर भी ऐसा कोई संयोग नहीं है जिसके कारण अश्रव्यता हो। ठीक है, क्योंकि सभी संयोगों में क्या हो रहा है, चाहे वो सामान्य संयोग हो चाहे वो परसवर्णकृत संयोग हो, सभी में दीर्घ निरूपित अनंतर्य आ रहा है। ठीक है, हाँ सामान्य संयोग की बात तो नहीं की है, सामान्य संयोग में तो अश्रव्यता रहेगी ही, लेकिन जब दीर्घ स्वर से अव्यवहित उत्तर में संयोग रहेगा और वो संयोग परसवर्णकृत संयोग होगा तो उस संयोग की क्या होगी, अश्रव्यता होगी। ठीक है, तथाप्यत्र भिन्न पदगतत्वम एक पदगत भिन्नत्वम विवक्षितम अस्मिन् स्थले नवाम्बुद इत्यस्मिन् स्थले अतः अदोषः अतः न अश्रव्यत्वम अत्रापि। लेकिन ये भी अगर आपने असकृत्तु सुतराम अगर आपने अधिक किया तो ये भी क्या होगा, माने दीर्घ अव्यवहितोत्तर जो संयोग है, अब परसवर्ण की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है, असकृत इस प्रकार का प्रयोग करने पर तो अधिक अश्रव्य होता है। ये जो सूत्राम बोल रहे हैं ना, ये वहां से आ रहा है। देखिए अथ दीर्घानंतर्यम, ये जो पंक्ति आई थी ना, संयोगस्य भिन्न पदगतस्य सकृदपि अश्रव्यम असकृत्तु सुतराम, तो उसी को यहाँ पर आप द्वितीय उसका भेद बता रहे हैं। बीच में ये बता दिया आपको एक नई बात कि परसवर्ण निष्पन्न जो संयोग होता है यदि वह दीर्घ के उत्तर में रहता है तो ऐसे परसवर्ण निष्पन्न संयोग में दीर्घानंतर्य आने से अश्रव्यता नहीं होती है। अब फिर से वहीं जाइए और उसको स्मरण कीजिए कि अगर दीर्घ निरूपित अनंतर्य सामान्य संयोग में अनेक बार आएगा तो वहां पर और भी अधिक अश्रव्यता हो जाएगी। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं, एषा प्रिया में क्वगता त्रपाकुला, त्रपाकुला त्रपया लज्जया आकुला पीड़ितमना में प्रिया
क्व गता, कहाँ चली गई मेरी प्रियतमा, ऐसा अर्थ है इसका। लेकिन यहाँ पर देखिए एषा में जो शकारोत्तरवर्ती आकार है, दीर्घ वर्ण है, ठीक है, स्वर वर्ण है, उसके बाद में पकार और रकार का संयोग कर दिया एक बार, तो ये तो अश्रव्य ही हुआ, अश्रव्य ही हुआ। लेकिन उसके बाद भी क्या कर दिया, में क्व, है ना, यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ स्वर के बाद ककार और वकार का संयोग कर दिया, दो हो गए, है ना, तो असकृत तो हो ही गया। लेकिन इतना से भी नहीं रुके कभी, तो क्या कर दिया, गता त्रपाकुला, और सभी भिन्न पदों में आ रहे हैं, देखिए, है ना। तो पहला एषा के बाद प्र, ऐसा संयोग कर दिया दीर्घ के बाद, उसके बाद में के बाद क्व, ऐसा संयोग कर दिया, और गता में जो ता है उस दीर्घ स्वर के बाद त्र, ऐसा संयोग कर देने से क्या हो जाता है, असकृत यहाँ पर दीर्घानंतर या भिन्न पदगत संयोग में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अधिक अश्रव्यता रचना में आती है। अस्तु, इयं च अश्रव्यत्वं काव्यस्य पंगुत्वमिव प्रतीयते। हाँ, तो बोले कि समस्या क्या है, आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं कि अश्रव्यता नहीं होनी चाहिए, अश्रव्यता नहीं होनी चाहिए। बोले समस्या क्या है इससे? तो बोले कि जैसे कोई पंगु व्यक्ति होता है, उसकी जो गति होती है वो मंथरा होती है ना, सही से नहीं चल पाता वो। तो ये जो अश्रव्यत्व है ना रचना में, वो भी पंगुत्व दोष के समान है। जैसे पंगुत्व गति को मंद करता है, गति को बाधित करता है, उसी प्रकार से रस प्रवाह जो होता है हृदय के हृदय में, उस रस प्रवाह की गति को ये जो अश्रव्यता रूप दोष है वो मंद करता है। ठीक है, ये कितना अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं पंडित राज कि इसीलिए ये जो अश्रव्यता है ना, इदंच अश्रव्यत्वम काव्यस्य पंगुत्व एवं प्रतीयते। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति में पंगुत्व होता है, उसी प्रकार से काव्य रूपी जो पुरुष है उसमें ये पंगुत्व दोष के समान है अश्रव्यता, बहुत बड़ा दोष है ये। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कि ये तो हो गई वर्णों को लेकर के अश्रव्यता। अब कुछ संधि को लेकर के भी अश्रव्यता होती है। कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि काव्य वाक्य में क्या होता है, संधि अवश्य कर्तव्य होती है, तो कई बार तो न करना दोष हो जाता है, कई बार अधिक करना भी दोष हो जाता है ना। ये सभी जो संधिकृत दोष है ना, ये सभी आचार्य मंबट ने विसंधि दोष के उदाहरण में लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको अश्रव्यता के अंदर ही मानते हैं पंडित राज। रचना की जो अश्रव्यता होती है उसी में इनका अंतर्भाव करते हैं। देखिए, तो अथ स्वेच्छया संध्यकरणम सकृदपि अश्रव्यम, जब कभी अपनी इच्छा से, वहाँ पर कोई प्रकृति भावादि नहीं है, अथवा उस संधि कार्य का विकल्प भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे संधि कार्य क्या होता है, उनका विकल्प होता है ना। जैसे मैंने अभी आपको यही बताया, परसवर्ण संधि जो होती है वो पदांत में यदि अनुस्वार है तो उसका क्या होगा, उस और आगे तो उसमें क्या होता है, वो पदांत में होने पर परसवर्ण विकल्प से होता है। तो त्वं करोति, त्वं करोषि ऐसा भी बोल सकते हो, त्वं करोषि ऐसा भी बोल सकते हो श्लोक में आप। ठीक है, अशुद्ध नहीं है। या फिर कोई प्रगृह्य संज्ञा के कारण प्रकृति भाव संधि हो रही है, तो वहाँ पर कोई संधि अन्य नहीं होगी, यणादि या अयादि संधि आदि। तो ऐसी अगर कोई बात है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कभी अपनी इच्छा से ही संधि नहीं करता है, संधेः अकरणम यदस्ति कवेः इच्छया तदकरणमपि अश्रव्यमेव, वो नहीं करना संप्राप्त संधि का और नित्य जो संधि है उस संधि कार्य का नहीं करना काव्य में अपनी इच्छा से, वो भी एक प्रकार की अश्रव्यता है। और ऐसी अश्रव्यता तो एक बार करने पर ही, ऐसा संधि का नहीं करना तो एक बार में ही क्या हो जाता है, अश्रव्य हो जाता है। अगर आप ऐसा बहुत करते हैं तो फिर तो वो काव्य सुनने लायक ही नहीं रहेगा, है ना। तो उसी का उदाहरण देते हैं, यथा रम्याणि इंदुमुखिते किल किल किंचितानि यथा भवन्तः अत्र प्रमातुं शक्नुवन्ति एतद्वाक्यदर्शनेन। प्रथमतया यदत्र सवर्णदीर्घसन्धिः
प्राप्नोति, है ना। यतोहि रम्याणि इति विशेषणपदे प्रथमान्ते पुनः इंदुमुखी इति संबोधनपदे दीर्घसन्धिः प्राप्नोति, है ना, एतद् स्थलम, क्योंकि जहाँ पर दो अकवर्ण रहते हैं उनमें सवर्ण दीर्घ होता है, ठीक है। तो रम्याणी में भी इकार है, तदुत्तर भी इंदुमुखी का इकार है, तो यहाँ पर दीर्घ इकार की प्राप्ति थी, है ना। तो क्या होना चाहिए था, रम्याणींदुमुखी ऐसा। लेकिन इसमें क्या होती है समस्या, कवियों की भी समस्या है थोड़ी, कि अगर वो ऐसा कर देगा ना रम्याणींदुमुखी, तो उसको छंद में जो अक्षर संख्या होती है नियत, उसका लाभ नहीं होगा, तो उसका छंद गड़बड़ हो जाएगा। कई बार कवि क्या करते हैं, माने अपने छंद के लाभ के लिए भी इस प्रकार के प्रगृह्य संज्ञा आदि का आश्रय लेते हैं, है ना। क्योंकि प्रायः ऐसा होता है श्लोक लिखते समय कि जब भी आपको स्वर वर्ण लिखना है ना, तो बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। अगर किसी शब्द का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तो माने अच वर्ण है, तो फिर आपको बहुत सोचना होता है, क्योंकि उत्तर पद काव्यवाक्य में नित्य संधि करनी है। तो अगर आपको एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में श्लोक में स्वर वर्ण का प्रयोग करना है, तो फिर आपको कोई संधि कार्य के द्वारा ही करना पड़ेगा, प्रगृह्य संज्ञा आदि के द्वारा ही, अन्यथा आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई संधि प्राप्त हो ही जाता है, ठीक है। तो जिससे वो चला जाएगा, जो ह्रस्व वर्ण है वो चला जाएगा, एक आदेश कोई ना कोई प्राप्त हो ही जाता है, गुणादि वृद्धि सवर्ण दीर्घ कुछ ना कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या था, मानो ऐसा लग रहा है कि कवि के सामने कोई चुनौती थी कि उसको इसी छंद में श्लोक लिखना है, और उसने प्रयोग किया इंदुमुखी। लेकिन अगर बेचारा वो सवर्ण दीर्घ संधि कर देगा, तो उसका जो इंदुमुखी का इकार है वो चला जाएगा, तो एक अक्षर कम हो जाएगा छंद में। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया, अपनी इच्छा से ही ऐसी एक संधि है जो नहीं की है, स्वेच्छा से ही संधि का अभाव कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रगृह्य संज्ञा आदि प्राप्त है तो उसके अनुसार प्रकृति भाव होगा अथवा और कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर कवि ने अपनी इच्छा से ही एक संधि है सवर्ण दीर्घ संधि, उसको नहीं किया है। तो ये भी क्या है, एक बार करने पर ही इस प्रकार का संधि भाव अश्रव्य होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रगृह्यता प्रयुक्तम तो असकृदेव। हाँ, अगर आप प्रगृह्य संज्ञा के द्वारा, मैंने ऐसे बोला ना अभी आपको कि अगर प्रगृह्य संज्ञा के कारण आप संधि का अभाव करते हैं तो कोई बात नहीं है, वो चलेगा काव्य में, लेकिन वो भी बहुत नहीं चलेगा, है ना। एक बार कर सकते हो आप, इतनी छूट है बस। तो असकृत तो प्रगृह्यता प्रयुक्तमपि संध्यकरणम दोषाय अश्रव्यत्व दोषाय कल्पते। प्रगृह्यता प्रयुक्त बार बार जो संध्या भाव है, अगर वो भी आपने किया तो भी आपका जो काव्य वाक्य है वो अश्रव्य हो जाएगा। उसी का उदाहरण देते हैं, देखो। अहो अमी इंदु मुखी विलासा, इंदुमुखी विलासा, अमी इंदुमुखी विलासा, है ना। चंद्रमुखी नायिका के ये जो विलास है इनको क्या कहें, है ना, अमी। अहो, आश्चर्यार्थक यह है कि बड़ा आश्चर्य है इस इंदुमुखी नायिका के कितने प्रकृष्ट विलास हैं, है ना। इस प्रकार से कोई नायक कह रहा है। तो देखिए, अहो अमी, यहाँ पर भी एक संधि प्राप्त है, आप जानते हैं, अयादि संधि प्राप्त है ना। और अमी इंदुमुखी, यहाँ पर भी जैसे रम्याणी इंदुमुखी में प्राप्त था सवर्ण दीर्घ, जैसे यहाँ भी सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, तो दोनों संधि प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अहो अमी, ये जो है वहाँ पर एक सूत्र है ओत, ठीक है। वो क्या करता है, ओदंत जो निपात हैं उन निपातों की प्रगृह्य संज्ञा करता है। तो जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है उसका प्रकृति भाव होता है, माने उसमें कोई संधि कार्य नहीं होता उसके बाद, है ना। जैसा है वैसा ही रहता है वो शब्द, जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होगी और प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृति भाव होकर के अहो अमी ऐसा बन जाएगा। अहो अमी ऐसा तो बन गया,
तो कोई बात नहीं, ऐसा एक बार आप प्रयोग कर सकते हो काव्य में, अहो अमी इस प्रकार से। लेकिन फिर आपने आगे प्रयोग कर दिया अमी इंद्राहा, ठीक है। तो एक उसमें भी एक सूत्र है आदसो मात, ठीक है। वो सूत्र यहां पर क्या करेगा, प्रकृति संज्ञा करेगा इसकी और प्रकृति भाव हो जाएगा। तो यहां पर भी तो दोनों ही जगह क्या है, स्वेच्छा से संधि भाव किया है, सो बात नहीं है कवि ने। व्याकरण शास्त्र के विधान के अनुसार प्रकृति संज्ञा हुई और प्रकृति संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव संधि हुई और प्रकृति भाव के कारण यहाँ पर आपको अयादि और दीर्घ संधि का अभाव दिख रहा है। कवि की इच्छा से नहीं हुआ है वो, है ना, व्याकरण शास्त्र के अनुसार ही है वो विधान। लेकिन काव्य शास्त्र में ये नियम है कि अगर आप प्रगृह्य संज्ञा प्रयुक्त संध्या भाव भी काव्य वाक्य में ला रहे हैं तो एक बार ला सकते हैं। प्रगृह्य संज्ञा प्रयुक्तोपि संध्या भावः असकृत प्रयुज्यमानः कविना अश्रव्यत्वम आपादयति, ठीक है। अगर आप इस प्रकार के संध्या भाव को भी, माने प्रगृह्य संज्ञा के कारण जो संध्या भाव हुआ है, ऐसे संध्या भाव को भी अगर आप अनेक बार काव्य वाक्य में प्रयोग करते हैं उसका, तो भी वो क्या हो जाएगा, अश्रव्यता का उत्पादन करता है, उससे भी काव्य वाक्य में अश्रव्यता आती है, ठीक है। एवमेव च य व लोप प्रयुक्तम संध्याकरणम सकृदपि नाम असकृदेव अश्रव्यम भवति। देखिए एक सूत्र है लोपः साकल्यस्य, है ना। वहां पर क्या होता है, विकल्प से यकार और वकार का लोप होता है, ठीक है। तो फिर वहां पर कोई संधि कार्य नहीं होता है ना, क्योंकि वो सूत्र है ना पूर्वत्रा सिद्धम, है ना। तो जब भी कोई वहां पर कुछ कार्य करने कोई सूत्र आता है गुणादि संधि करने के लिए, तो वहां पर पूर्वत्रा सिद्धम से उसकी दृष्टि में जो लोप कार्य है वो असिद्ध हो जाता है, तो वहां पर फिर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। वो एक अलग प्रक्रिया है व्याकरण शास्त्र की। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वहां पर यकार वकार का लोप होने के बाद कोई संधि कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो वो भी ठीक है, व्याकरण शास्त्र के अनुसार ही वहां पर संधि भाव हो रहा है। लेकिन ऐसा संधि भाव भी आप असकृत करते हैं यदि काव्य वाक्य में, तो वह अश्रव्यता का उपपादन करेगा। माने आप अनेक बार यकार वकार का लोप भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बोलते हैं, देखिए अपरे अपर इषव एते कामिनीनाम दृगंताः, है ना, दृशोः अंताः दृगंताः या दृशाम अंताः दृगंताः। कामिनियों के जो नेत्र के प्रांत भाग हैं, नेत्रों के जो, है ना, बाह्य भाग हैं या जो उनके जो कटाक्ष हैं, वो क्या हैं, अपरे इषवः, है ना, वो दूसरे बाण हैं, है ना। एक तो बाण होता है लोहे का जिससे आप अपने शत्रु पर प्रक्षेप करते हैं तो उसके प्राण निकल जाते हैं उसके स्पर्श से, बाण के स्पर्श से। दूसरे बाण होते हैं स्त्रियों के कटाक्ष, उससे भी लोगों के प्राण निकलते हैं। इस पर बहुत सारे गीत भी बनाए हैं कवियों ने, है ना, नेत्रों के ऊपर। तो नेत्र भी क्या है, कामिनी के जो नेत्र हैं वो क्या है, अपर इषवः, दूसरे बाण हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अपर शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, इसीलिए उसके प्रथमा के बहुवचन में अपरे ऐसा रूप बनेगा, है ना। तो अपरे इषव ऐसा यहाँ पर रूप था, इषवः एते ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर था। लेकिन क्या हुआ, अपरे यहाँ पर पहले आगे क्या है, इषव है ना, तो अपरे में एचो यवा से अयादेश होता है, तो अपरय और लोप साकल्य से यकार का लोप हो जाएगा, तो अका अयादेश संबंधी अकार तो रेफ में रह गया, य का लोप हो गया। तो क्या आपको दिखाई क्या दे रहा है, अपर इषव। अब आपको यहाँ पर लगता है कि कोई संधि कार्य कर दें, है ना, गुण संधि कर दें, लेकिन गुण संधि होगी नहीं क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आद्गुण सूत्र है उसकी दृष्टि में लोपा साकल्य से असिद्ध हो जाएगा।
तत्कृत कार्य जो है या लोप वो भी असिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर आद्गुणा की दृष्टि में यह का लोप ही नहीं हुआ है तो प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपको दिख रहा है, आद्गुणा को तो यहाँ पर यकार ही दिखाई देगा। इस प्रकार से वो है प्रक्रिया। तो खैर, तो यहाँ पर एक संधीय भाव तो ये हो गया अपर ईशव, और ईशव एते, यहाँ पर भी विसर्ग को स ये होगा, स होगा, उसको फिर रू होगा, हसी से उसको उत्तो होगा, है ना, उसको फिर गुण होगा, गुण होने के बाद उसको अवादेश होगा। इतने सारे कार्य होते हैं। तो क्या बनेगा, ईशा ईशा ईशव ईशव ऐसा एते ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अवादेश होने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लोपा साकल्य से बकार का लोप हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी क्या है, एक संधि प्राप्त हो रही है ना, वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है। ईशव एते आपको दिख रहा है ना, वृद्धि संधि वृद्धि रेची प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वो स्थिति है। तो एक बार अगर आप करते ना ऐसा या लोप संधि तो ठीक था, लेकिन आपने यहाँ भी क्या कर दिया, असकृत यकार और वकार का लोप कर देने से ये जो यकार वकार लोप प्रयुक्त जो संध्या भाव है वो संध्या भाव भी क्या होगा, उससे भी अशब्दता आएगी। अर्थात यकार वकार लोप रूप जो संधि कार्य है वो भी आप काव्य वाक्य में एक ही बार कर सकते हैं। असकृत करने पर तो वो भी दोष का उत्पादन, अशब्दता दोष को ही लाएगा काव्य वाक्य में। ठीक है, तो अब बोलते हैं कि कथन तरही। अब अपना एक पद्य का उदाहरण दे रहे हैं, तो वहां पर इन्होंने भी एक से अधिक बार यकार वकार का लोप कर दिया है ना। तो बोलते हैं कि फिर तो आपने जो किया है पंडित राज वही वहां पर भी अशब्दता होगी। तो बोलते हैं ठीक है, देख लेते हैं, चलो परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो भुजगा हित प्रकृतयः गारुड़ मंत्रा इवाव निरमण तारा इव तुरगा इव सुखलीना मंत्रिणो भवतः। किसी राजा की प्रशंसा में ये वाक्य बोला गया है किसी चाटुकार के द्वारा कि आपके जो मंत्री हैं वो सुखलीना, हाँ संधि है ना। कैसे सुखलीन है, तो कह रहे हैं कि गारुड़ मंत्रा इव, जैसे गारुड़ मंत्र जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, भुजगा हित प्रकृति होते हैं, सांप को बस में कर लेते हैं, है ना। ये जो होता है ना, आपने सुना होगा कि किसी ने उसका जहर को शांत कर दिया मंत्र से, है ना, तो वो गारुड़ मंत्र होते हैं। तो जैसे गारुड़ मंत्र होते हैं भुजगा हित प्रकृति, उसी प्रकार से भुजग रूप जो आपके शत्रु हैं उनको उनका अहित करना जिनका स्वभाव है, ऐसे आपके जो मंत्री हैं वो सुखलीना, सुखपूर्वक रहते हैं, माने खूब प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कैसे रहते हैं, तो तारा एव तुरगा एव, ये यहाँ पर श्रेष्ठ प्रयोग है। ठीक है, ताराओं के समान, तुरग के समान। तो जैसे ताराएं सुखलीन हैं, सुख माने सुंदर, ख माने आकाश में लीन है, उसी प्रकार से तुरग भी, अश्व भी क्या है, तो सु माने सुंदर, ख माने यहाँ पर अर्थ होगा उनका वो जो रज्जु होती है उनकी, जो वो वश में करती है। ठीक है, वो होगा का अर्थ। उसमें जैसे लीन है वैसे आपके मंत्री भी क्या है, सुखलीन है, इस प्रकार से अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए तारा में भी जो क्या था, बहुवचनांत शब्द है ना, जो कि तो विसर्गें थी, उसको भी वही होगा, है ना, विसर्ग संधि कार्य होकर के, और फिर तो विसर्ग संधि के जो भी कार्य हैं, रकार आदेश आदि, उत्वादि गुणादि सब होकर के वह लोप हो गया, तारा इव ऐसा बन जाएगा, तुरगा इव ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित राज ने भी क्या किया, यकार का लोप कर दिया, वकार ने यकार का लोप कर दिया, है ना। तो बोलते हैं यदि भवदीयं काव्यं यत्र असकृत यवयोर्लोपः विहितः अस्ति तेन अत्रापि श्रव्यत्वं कदाचित् स्यात्। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए आप य का लोप मत कीजिए, है ना। य लोप के
साथ ही पाठ कर लीजिए। उस ऐसा पाठ करने से दोष भी नहीं होगा और छंद में भी कोई समस्या भी नहीं है, ठीक है ना, उच्चारण में कोई भेद आएगा। तो पंडित राज ऐसा बोलते हैं कि बिना यकार का लोप किए ही यहाँ पर पाठ कर लीजिए इस श्लोक में, तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ताराइव ऐसा पाठ होगा, और वो लिख करके समझाएं तो समझ में आएगा आपको। ताराइव तुरगाइव ऐसा पाठ करेंगे तो यहाँ पर भी दोष नहीं रहेगा, असभ्यता का जो दोष है, ठीक है। अस्तु एतावदैव अलम पाठेन पुनः आगामिनि पाठे अस्मिन्नेव विषये इतोपि विमर्शं विधास्यामः।